अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत, लास्ट वीक थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो आपकी क्लास मिस हुई है, लेकिन उसकी भरपाई हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था, किसी को याद है? असाइनमेंट क्या था? क्या था? हाँ, तो वो वेबसाइट कितनों ने बनाई है? बस दो। देखें अब। हाँ, जिन्होंने यहीं पे बना ली थी मतलब उनका तो हो गया, तो आप हो गए, तो 3 बच्चे हो गए। तो देखें, ऐसे तो प्रॉब्लम होगी। आप न्यू हैं? आप न्यू स्टूडेंट हैं? लास्ट वीक आप नहीं आए थे? अच्छा, लास्ट वीक कौन कौन नहीं आया था? आप तो न्यू। अच्छा, सही है, फिर आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, आप मुझे क्लास के बाद मिलिएगा, ठीक है? आपका भी फर्स्ट है? देखते हैं, वरना आपकी हम लोग क्लासेस अलग एक करवा देते हैं ताकि आप बराबर आ जाएं। काफ़ी हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ आपकी अलग से एक क्लास करवानी पड़ेगी, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अच्छा, देखें, वैसे ही एक्सपेक्टेड था, स्टूडेंट्स असाइनमेंट में बहुत बहुत मसले करते हैं। ये स्कूल में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है? लेकिन यूनिवर्सिटी में नंबर होते हैं तो फिर वाट लगती है। देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि जब तक आप इसको खुद करेंगे नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक चीज़ सुन लेंगे, आप जब तक उसको खुद अपने हाथ से लिखेंगे नहीं। दो फेजेस हैं। एक तो मैं बहुत इस पर सख्ती करता हूँ कि ना, अपने पास एक पेन और पेपर ज़रूर लाइए। वो इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो पहले आप अपने हाथ से कुछ लिखें, उसके बाद आप कंप्यूटर पे लिखें, तब आपके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी बहुत बैठती है। वरना यकीन माने आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। आप अभी सुन लेंगे, अभी मैं पूछूंगा ना किसी से उठा के, तो बहुत मुझे चांसेस हैं कि 40% जो बच्चे हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। उसकी वजह यह है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये कोड जो है वो बहुत जल्दी भूल जाता है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यह है, भूलना मसला नहीं है, आप भूल जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी एक दफ़ा जब प्रैक्टिस हुई होती है ना, तो आप YouTube की 5 मिनट की एक दफ़ा वीडियो बस देख लेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ ये मुझे तो आता है, सही है। लेकिन वो तब होगा जब आपकी कोई ना कोई प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप ट्यूटोरियल भी बाद में कोई चीज़ देखेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा कि इसमें क्या हुआ था। अब प्रॉब्लम यही है कि जो असाइनमेंट है वो कम से कम आप करें। अब देखें, जो असाइनमेंट अब आप नहीं करेंगे तो मुझे अब कैसे पता लगेगा कि आप में से कौन से बच्चे कहाँ पर हैं? जो एक प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुझे बहुत से को डील करना होता है, लेकिन उसमें से भी मैं समझ जाता हूँ कि किस किस को नहीं हो रहा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने ही जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोडिंग पहले देखी भी नहीं थी, बिल्कुल आपकी तरह वो लोग यहाँ पर आए थे, आपके ही बैचमेट्स हैं। लेकिन अगर आप उनको काम करता हुआ देखेंगे तो जितना मैं बोलता हूँ वो उससे एक कदम आगे चले जाता है, ठीक है? तो वो भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी पहले कभी कुछ नहीं देखा है, लेकिन वो पढ़ पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कुछ ना कुछ घर जाके उसको एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ पक्की हो जा रही है। फिर जब वो दूसरी क्लास में प्रैक्टिस करने आते हैं तो उनको तो वो हलवा लगता है, फिर वो कहते हैं कि सर मैं ये आगे कर लूँ। मैं कहता हूँ कर लो। तो उसमें मुझे आइडिया हो रहा होता है कि कौन कौन सा बच्चा इसमें काम अच्छा कर रहा है और कौन कौन सा बच्चा बिल्कुल ही लैग कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की टेक्निक ये होती है कि मैं प्रैक्टिस क्लास में बिठाता हूँ तो वो स्लो 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 काम करते हैं। अब उनको पता होता है कि 10 बजेंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा, और तो सर बोलेंगे कि चलो ठीक है फिर नेक्स्ट वीक करके आना। देखिए, ये आपका नुकसान है, क्योंकि सीखना आपको है, इसको करना आपको है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे देखनी है बस कि यहाँ ये हो रहा है, कुछ तो लिख रहे हैं, तो ये तो फिर आपका YouTube भी आप कर सकते थे, फिर YouTube और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा।
जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे, जब तक आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे आप सवाल नहीं करेंगे। और यही वो सवाल है जो आपको YouTube की वीडियो में और इस कोर्स में अलग दिखेगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम आप आके पूछ सकते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। YouTube में तो आपने देख लिया, आपने किया, आपको मसला हुआ, अब आपको पता नहीं क्या करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट का पक्का करें। मैंने ग्रुप पे लिंक भेजी थी वेबसाइट की, मैंने छोटी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी थी, मैंने सबको एक एक को सीट पे आके समझाया था कि असाइनमेंट में क्या करना है। मैंने क्लास में भी बताया था, जो लास्ट क्लास की यूट्यूब पे वीडियो है उसके अंदर पूरा असाइनमेंट बताया गया है कि उसके अंदर क्या करना है। कल का दिन आपका, जैसे आपको पता है कि प्रैक्टिस का होता है, तो कल आप अपना असाइनमेंट लेकर आएंगे। आप USB पर ले आएँ, आप गूगल पे अपलोड करके ले आएँ, आप मोबाइल में सेव करके ले आएँ अपनी वो HTML की फाइल। गूगल पर कैसे अपलोड होगा? ड्राइव आपको पता है? गूगल ड्राइव देखिए। आप सिंपल, आप सब बल्कि ईमेल तो आप सबकी होगी, जिसकी नहीं है वो आप बना लेंगे। तो गूगल पे आप लिख सकते हैं drive.google.com। तो drive.google.com पे क्या होता है कि ये आपको फ्री स्पेस देता है। ठीक है, तो यहां पर आप ये न्यू का बटन है, इसको दबाएंगे, यहां पे फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड करेंगे तो जो भी आपकी HTML की फाइल है वो यहां पे आप अपलोड कर देंगे। अब आपको आपका ईमेल और पासवर्ड पता है, आप यहां पे आके अपने कंप्यूटर पे वो खोलें, वो फाइल डाउनलोड करें और मुझे वो दिखाएं। सही है, तो कल का दिन है, ये काम ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का काम है। तो कल का आपके पास 24 घंटे हैं, आप कल कम से कम ये असाइनमेंट आप बना के लाएं। उससे होगा ये कि जो असाइनमेंट नहीं बना के लाएंगे मुझे उनका मजबूरन नाम लिखना पड़ेगा, तो जो आपका सर्टिफिकेट आएगा उसमें कुछ आपके ग्रेडिंग होगी, स्टार्स होंगे, क्योंकि इस कोर्स के कुछ पार्ट्स हैं। ये आपका अभी पहला पार्ट चल रहा है फ्रंट एंड का, जिसमें आप HTML और CSS जस्ट करेंगे। ये आपका पहला मॉड्यूल है, तो पहले मॉड्यूल के आपके कुछ स्टार्स होंगे कि आप फ्रंट एंड में आपने कैसा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट बैकएंड आ जाएगा, फिर उसके थोड़े अलग स्टार्स होंगे, तो वो आपकी परफॉर्मेंस दिखाएगा। आगे अगर आपको कोई भी हायर करता है तो वो आपके सर्टिफिकेट से उसको पता चल जाएगा कि आप किस एरिया में अच्छे हैं, फ्रंट एंड में अच्छे हैं या बैक एंड में अच्छे हैं, आपने किस तरीके से काम किया था। ठीक है, तो कल यकीनन जो असाइनमेंट दिया गया है उसको यकीनन आप बनाएं। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं खैर वो कर नहीं पाएंगे, तो लेकिन आप 3 हैं सिर्फ, तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं असाइनमेंट को पक्का बनाएं। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप हेल्प लें, अपने कुलीग से लें, जो आपके क्लास फेलोज हैं उनसे लें, आपके अगर जो सीनियर हैं, अगर आप किसी को जानते हैं जो बैच 1 वाले, आप उनमें से किसी की हेल्प ले लें, आप इंटरनेट से हेल्प ले लें। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, इवन मुझे खुशी होगी अगर आप इंटरनेट से एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आप कहीं पे फंसते हैं, आप इंटरनेट से कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, उसको सॉल्व करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आप अपने मसाइल खुद हल कर पा रहे हैं, फिर आपको किसी टीचर की भी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ जब आप सीखने जाएंगे। तो असाइनमेंट को यकीनी बनाएं। पिछले बैच में भी बच्चे ऐसे थे, लेकिन पहले असाइनमेंट में 40% बच्चों ने कर लिया था, 60% ने नहीं किया था। आप में से आपकी समझ लेंगे कि अगर आप 25 अब भी बच्चे हैं तो सिर्फ 3 बच्चों ने किया है, तो आपका 10% भी नहीं है। सही है, तो कल आपका प्रैक्टिस क्लास में पहली चीज़ असाइनमेंट चेक होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपकी कोई प्रैक्टिस वगैरह आगे बढ़ेगी। तो वो ये जिनके पास गूगल ड्राइव नहीं है वो गूगल ड्राइव पे अपना अकाउंट बना लें और अपनी HTML की फाइल यहाँ पे अपलोड करके ले आएँ। जिनके पास USB है वो USB में डाल के ले आएँ, मोबाइल में है तो आप मोबाइल में डाल के ले आएँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप मोबाइल में भी डालेंगे तो उसमें भी खुल जाती है नॉर्मली HTML। सही है, क्योंकि मोबाइल में भी आपका क्रोम ब्राउज़र होता है और सब कुछ होता है। तो एक वीक बीच में गुजर गया है, जो पीछे वाले हैं आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? पक्का है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने टेबल डिस्कस की थी,
ठीक है। आप उठो। सही है, अब वही आप सीट पे रहे। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे पहला टैग टेबल में क्या होता है? टेबल पे हेडिंग आती है टेबल हेड की, उसमें सारे टेबल आ जाते हैं। उसके बाद टेबल डेटा आता है, टेबल रो आती है, उसमें सारे रोज कंप्लीट हो जाती है और टेबल डेटा आता है। उसमें टेबल डेटा से कॉलम्स बनते हैं हमारे। अगर हम टेबल रो में अगर डेटा लगा देंगे तो एक ही रो में वो सारे आ जाएंगे। सही है। अगर रो तब्दील करेंगे, दूसरी रो लगा देंगे तो कॉलम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अगर समझ लें यहाँ पे 1 2 3 4, अगर ये 4 रॉज हैं तो टी आर कितने बनेंगे? 4 टी आर बनेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एक रो के अंदर टी डी 5 बन जाएंगे। सही है, बैठ जाए। आप न्यू है? आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी जो टेबल वाली थी? आप नहीं की थी? आपको देख के पता लग रहा है कि आप थोड़ा खोए खोए हो। आप न्यू स्टूडेंट हो? लास्ट क्लास में थे आप? तो फिर आप बिल्कुल खड़े रहें। अच्छा ये यहाँ पे ये क्या हुआ हुआ है? ये कॉल स्पैन हुआ हुआ है। गुड। ये क्या हुआ हुआ है? ये रॉ स्पैन हुआ हुआ है। ये रॉ स्पैन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3 होगी। और यहाँ पे कॉल स्पैन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बैठ जाओ। गुड। नाम क्या है आपका? ठीक है लड़के। आप न्यू हो? आप लास्ट क्लास में थे? टेबल वाले में थे? तो आप उठो। तो मुझे बताओ कि ये पहली रॉ जो है ये बोल्ड है, ऐसा क्यों? ये कैसे हुआ? इसमें टी एच लगा हुआ है। बैठ जाओ। ठीक है, नहीं आपको याद है, चलो इतना अच्छी बात है, याद है। ठीक है, जो बच्चे जिनको अभी जो बच गए तो उनके लिए थोड़ा सा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक बनाया था टेबल 2, ये वाला। ठीक है, तो हमने पढ़ा था टेबल में हमने ये देखा था कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको कोई ना कोई डेटा दिखाना होता है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, तो एक्सेल पे पूरी एक शीट होती है। तो वैसी ही शीट अगर आपको किसी वेबसाइट पे बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अभी तक आप जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो आपको यूज़र को दिखाना है। आपको तस्वीर यूज़र को दिखानी है, आपको कोई टेक्स्ट, कोई हेडिंग यूज़र को दिखानी है, कोई पैराग्राफ यूज़र को दिखाना है। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, सही है। तो उनमें से जो आखिरी है वो ये टेबल है। टेबल आप हर जगह देखते हैं। आपके जो मार्क्स आते हैं, जो रिजल्ट, जो मार्कशीट आती है, वो एक पूरा टेबल है। अब आपको फ़र्ज़ करें कि स्कूल की वेबसाइट बनानी है, उसमें एक सेक्शन है कि आपके स्टूडेंट का रिजल्ट। अब आपको वो पेज बनाना है तो उसमें लाजमी बात है आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। अब टेबल की खूबसूरती बनती है। अब आपने देखा था जो मैंने आपको असाइनमेंट में वेबसाइट दी है उसी का ही टेबल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है, लेकिन खूबसूरती जो है वो किससे आएगी? CSS से। इतनी बात दिमाग में रखिएगा। HTML जस्ट आपका ये स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, डेटा बस दिखेगा, सही है, उसमें खूबसूरती कोई नहीं होगी। वो किसके थ्रू आएगी? CSS के थ्रू। तो जो बच्चे अभी थोड़े खोए खोए हैं, सबसे पहले तो ना आप लोग ये वाली जो कहानी है ना, ये इसको ज़रा पक्का करें। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सबसे पहले HTML का टैग लगता है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या गलती की? तो मुझे कैसे पता लगा कि ये मिस्टेक हो गई है? क्योंकि ऊपर सिंबल नहीं आया, सही है। तो ये सिंबल आना ज़रूरी है। अगर किसी को दिख रहा है ये यहाँ पे,
तो ये वाला सिंबल आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला सिंबल तब आता है जब उसको पता लग जाता है कि आपकी फाइल कौन सी है, HTML। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, डॉक टाइप। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रख लें। डॉक टाइप HTML मैंने पहले भी बताया था कि जस्ट आपको ब्राउजर को बताता है कि ये कौन सी फाइल है, HTML, इसका और कोई काम नहीं है। उसके बाद मेन टैग कौन सा है, HTML खुद। अब जो भी काम होगा किसके अंदर होगा, हमेशा मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी प्रैक्टिस में गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे वो HTML लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये वाला नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं बाद में हम लगा लेंगे, तो वो भूल जाते हैं बाद में। तो हमेशा इसका प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप कोई भी टैग बनाएं, कोई भी टैग बनाएं, तो उसका जो आखिरी एंडिंग वाला टैग है ना, उसको कभी भी मिटाएं नहीं, उसको इवन बीच में बस स्पेस देके और यहाँ पे काम शुरू कर दें। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अभी भी बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं। कभी वो बॉडी का टैग नहीं लिखते, वो बोलते हैं कि बॉडी का टैग ओपन कर दिया, क्लोज नहीं किया, वो बोलते हैं बाद में कर लेंगे जब सारा काम कर लेंगे, क्योंकि वो आता तो आखिर में। तो ये ना करें, आप पूरा कंप्लीट टैग एक साथ लिखें और उसको स्पेस देके उसके बीच में जगह बना लें, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि पहले HTML, फिर उसके बाद हेड और बॉडी, फिर बॉडी के अंदर दूसरे आपके टैग। तो आप स्पेस बना के और उसमें अपना काम करते जाएं। तो सबसे पहले क्या था आपका, HTML। अब HTML में दो बड़े टैग थे, एक हेड का और एक बॉडी का। अब लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने गलती क्या की थी, यहाँ पे डायरेक्ट यूं कर दिया था, ठीक है, और उसका टाइटल आ नहीं रहा था, उसका टाइटल नहीं आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी बोला कि मैंने काम तो कर दिया, और वो आगे बढ़ गया। ठीक है, ये गलती है। अब आपको ये बात बताई थी कि जो टाइटल आता है वो किसके अंदर आता है, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर को कैसे बना रहा हूं, यहां पे स्पेस देख रही है आपको, इससे मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि ये यहां पे एक और आएगी स्पेस ऐसे। अब मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि सबसे पहला जो पेरेंट है वो HTML है, ठीक है। HTML के अंदर हेड और बॉडी है, क्योंकि वो एक लाइन पे, हेड और बॉडी एक ही लाइन पे, तो वो इसका मतलब है कि HTML के अंदर कौन कौन है, हेड और बॉडी। उसके बाद हेड में बीच में थोड़ी स्पेस और क्या लिखा हुआ है, टाइटल। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हेड के अंदर क्या है, टाइटल। ये बात क्लियर है, इसको जरा ख्याल रखिएगा। और दूसरी कंफ्यूजन से बचने के लिए, अगर यहाँ पे आप क्लिक रखेंगे तो ये आपको यूं डाउन एरो दिखेगा, जब आप इस डाउन एरो को क्लिक कर देंगे तो ये इसको बंद कर देगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोड थोड़ा छोटा दिखे आपको, ठीक है। वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको ना करें, क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप बॉडी पे बहुत ज़्यादा कोड लिख लेते हैं तो कोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। जैसे टेबल में बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो आप उसमें TRs को क्लोज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं आया, अब ये पहला TR है, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया थोड़ी देर, फिर मैंने दूसरे वाले में आया, मैं दूसरे वाले को मैंने कहा यार तुम भी थोड़ी देर बंद हो जाओ, ठीक है। फिर जिस TR पे मुझे काम होगा मैं उसको ओपन करूंगा और उसमें अपना काम करूंगा, फिर इसको बंद कर दूंगा, तो मुझे क्लियरली दिखेगा कि कितनी रॉज हैं, ठीक है। तो हमने हेड बनाया, हेड के अंदर बाद में हमने बॉडी बनाया। अब बॉडी जो है, मैंने आपको बताया था कि बॉडी मेजर टैग है, बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ मुझे दिखेगा, पूरे ब्राउजर में। जो भी आपको यहाँ पे चीज दिखती है वो किसके अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो इस पे अभी हमारा जो लास्ट क्लास में था वो टेबल था। टेबल की एक बस दिमाग में बात याद रख लें, टेबल के अंदर बस दो बड़े टैग हैं, पहला TR, दूसरा TD। TR TD, अगर आपको ये दो टैग याद हैं आपका पूरा टेबल आप बन जाएगा, TR और TD। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम गलती किया की थी कि T हेड और T बॉडी में वो अटक गए थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं T हेड डालूं तो फिर मैं TR डालूं या नहीं। उन्होंने TR के अंदर T हेड डाला हुआ था किसी ने। तो अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है तो आप बस एक बात याद रखें कि आपने टेबल के अंदर दो कौन से बड़े टैग डालने हैं, TR और TD। आप पहले कुछ भी ना डालें, T हेड T बॉडी कुछ भी ना डालें, या TH।
आप सबसे पहले क्या डालें, TR और TD, मतलब एक टेबल तो बना लें, एक बेसिक टेबल तो बना लें, बाकी की कहानियां तो बाद में होती रहेंगी, ठीक है। तो अब टेबल में हमने पहले देखा था कि हम एक TR बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स ने एक और गलती, ठीक है, अब देखिए ये प्रैक्टिस क्लास में मुझे पता लगता है, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे भी कभी ये गलतियां हो जाएं, जो आप ही के कोलीग्स ने गलतियां की हैं, मैं वो क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ने गलती क्या की थी, अब ये एक रो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक ही TR के अंदर ये लिखे, फिर दूसरे TR बनाया ही नहीं और दूसरी रो का भी सामान इसके अंदर लिखना शुरू हो गया, तो वो एक ही लाइन में आना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक ही रो समझ रहा था। तो वो कह रहे थे सर ये दूसरी लाइन में क्यों नहीं आ रहा। तो एक बात दिमाग में रखें कि एक रॉ जो है वो एक TR है, एक रॉ एक TR है, रॉ खत्म TR खत्म, समझ में बात आ रही है। बहुत आसान सी चीज है कि एक रॉ एक TR है, और TR पहला टैग है, कॉलम नहीं, सही है। सबसे पहले आपने क्या बनानी है, रॉ बनानी है, TR बनाना है। आपने रॉ बनाया, उसके बाद आप उसमें कॉलम सेट करेंगे, कॉलम सेट करने का मतलब है कि ये उसकी वैल्यूज देंगे, सही है। तो ये जरा इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की। अब ये मैंने क्या बना लिया, अब देखिए ये स्पेस देखें, अब ये पहली स्पेस HTML की थी, उसके बाद ये वाली स्पेस बॉडी की है, और ये वाली स्पेस टेबल की है, सही है। ये एक कश्ती की तरह बनता चला जाता है। HTML की ये खूबसूरती है, आपको ये प्रिटिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये फॉलो नहीं करते, वो एक ही लाइन में वो इस तरीके से करते हैं हमेशा काम, ऐसे। इससे मुझे कुछ नहीं होता, वो खुद फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा टैग कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ था, समझ रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई वो ये गलती पता नहीं क्यों बहुत होती है, मुझे बात समझ में नहीं आती है कि किसी एक टैग का वो ये लगाना भूल जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता ये होता कैसे है। क्योंकि VS कोड मैंने आपको इसीलिए बताया था कि VS कोड ये सारी चीज़ें खुद बना देता है, तो VS कोड में तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। अगर आप नोटपैड में लिख रहे थे, सिंपल टेक्स्ट फाइल में लिख रहे थे, तो ये गलती होना समझ आता है, लेकिन VS कोड तो ये मुझे ये खुद बना के देता है। अगर आप इसको देखें, ये TR मैंने बनाया, इसको क्लोज किया, उसने सारा खुद बना दिया, उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे गायब हो जाता है। तो इसको थोड़ा ख्याल रखें, ये थोड़ा अगर गलती हो रही है तो स्लो चले, आहिस्ता आहिस्ता एक टैग बनाएं, दूसरा टैग बनाएं, जल्दी ना करें, और हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलें। सारी चीज़ें एक साथ लिखने बैठेंगे, मसले मसाइल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पैटर्न बताया जा रहा है वैसा फॉलो करें कि पहले HTML है, उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, फिर दोबारा आप बाहर आओ, HTML है, उसके अंदर बॉडी है। अब बॉडी के अंदर आपका सारा काम आएगा, जैसे पहला है टेबल, टेबल का पहला टैग को खुद टेबल है, टेबल ओपन होगी और टेबल क्लोज होगी, और उसके बीच में पहला टैग कौन सा आएगा, TR का। एक रॉ बन गई। अब आप उसके अंदर जितने कॉलम्स डालेंगे, मतलब TD डालते जाएंगे, एक TD, दूसरा TD, तीसरा TD, चौथा TD, तो आपके कॉलम्स बनते जा रहे हैं। आपके जितने कॉलम्स आपने बनाने थे, आपने TR का टैग क्लोज हुआ हुआ होगा, पहले ही हुआ हुआ होगा ना, आपने एंटर दबा के उसको सिर्फ नीचे कर दिया था, तो आप उससे बाहर आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी गलती की थी। अच्छा, ये एक तो ये आप इसको समझेंगे, ये VS कोड बताता कैसे है कि आपने गलती की है, सही है। अगर आप इसको ये कोई गलती करेंगे ना, तो इसके ठीक नीचे वाली जो वैल्यू है उसको वो कलर क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। और HTML को वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यानी कि लाइन नंबर 1 पहले पढ़ेगा, 2, 3, 4, 5 वो ऐसे पढ़ता है। और जिस लाइन पे आपने गलती कर दी ना, अब मैंने कौन सी लाइन पे गलती की है, 14, तो अब मैंने लाइन नंबर 14 पे गलती की है और मैंने यहाँ पे H1 में कुछ हेलो लिखा हुआ है, तो वो अब ये हेलो नहीं लिखेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो लाइन नंबर 14 पे ब्रेक हो गया है, लाइन नंबर 14 पे वो रुक गया, उसको वहां पे कोई एक मिस्टेक दिख गई, उसने बोला कि मैं आगे जा ही नहीं रहा।
पहले वो सही करो। तो एक किसी स्टूडेंट ने गलती की थी बीच में, वो उसका रेड दिखा रहा था कोड कि भाई यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन उसने बोला कि खैर हो गई, और उसने नीचे सारा और भी काम कर लिया, इमेज भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, अब उसकी इमेज दिख ही नहीं रही थी। तो उसने मुझे बुलाया, पूछा कि सर ये मैंने इमेज लगाई है, बिल्कुल सही लगाई है। मैंने देखा हाँ इमेज भी उसने सही लगाई है। कह रहे हैं कि सर ये फिर भी दिखा नहीं रही। तो मैंने थोड़ा ऊपर देखा, वो पूरा एक टैग रेड हुआ था। सही है। तो HTML हमेशा वहां पे रोक देगा जहां पे आपका कोई एरर होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया TR। ठीक है। अब आपको पता है कि TD इसके अंदर आता है। ठीक है। और एक और गलती भाई, TR जो है वो अलग से बाहर बनता है। ठीक है। ये दूसरा TR है, वो पहला TR है। समझ में आ रहा है? वो रो नंबर 1 है, वो रो नंबर 2 है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चों ने ये क्यों किया था ऐसे, कि पहली रो के अंदर दूसरी रो रख दी यार। नहीं, ये सोच आई कहां से? मुझे सब ताज्जुब हो रहा था, ये सोच कैसे आई? चलो, एक किसी गलती का ना कोई एक सोर्स होती है। किसी जगह पे जब कंफ्यूजन हो जाए, दो चीज़ों में जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप वहाँ पे गलती कर देते हो, और वो बात समझ आती है कि हाँ ये कंफ्यूजन वाली बात थी। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि एक रॉ के अंदर दूसरी रॉ क्यों डाली। हालांकि एक चीज़ दिख रही है कि भाई पहली रॉ है, दूसरी रॉ है, तीसरी रॉ है, और बार बार बताया जा रहा है कि TR जो है वो एक रॉ है। तो एक रॉ के अंदर दूसरी रॉ रख दी गई और बोल दिया गया कि सर ये दूसरी रॉ पता नहीं अजीब सी बन रही है। तो इसको थोड़ा ख्याल करें। ठीक है। मैं किसी के भी नाम नहीं लेता, कोई भी मैं पॉइंट आउट नहीं करता गलतियां बताने में। ठीक है। गलतियां सबसे होती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको भी एक समझ लें, एक प्रैक्टिस हो गई, अच्छा ये गलतियां भी हुई थी, ताकि आप आगे आपसे भी ये गलतियां ना हो। ठीक है। तो ये आपका बहुत क्विकली आपका टेबल कवर हो गया। लास्ट क्लास में भी ये हुआ था, लेकिन उसको टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि थोड़ा इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि कल आप असाइनमेंट बना के लाएंगे और उसके अंदर सबसे मेजर काम टेबल का है। बाकी सारा तो हेडिंग है, ए टैग है, वो सब आपको आता है। हाँ, मैंने जो लिंक दिया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन सी है वो, तो उसकी मैंने लिंक व्हाट्सएप पे है, आप वहीं से फॉलो करें। ठीक है। तो आप कल वो ले आइएगा, बस अजान हो जाए बात करते हैं।
सही है। तो जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने पहली बात ये की कि अब तक आपने जो भी टैग्स पढ़े, टेबल पढ़ा, उससे पहले आपने इमेज पढ़ा, उसके बाद एंकर टैग ए पढ़ा था, पी टैग पढ़ा था, H1 H2 H5 तक आपने टैग्स पढ़े, H6 तक। तो ये सारे टैग्स जो काम करते हैं वो बेसिकली डेटा आपके यूज़र को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन एक वेबसाइट में ऐसा भी होता है कि आपको यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि एक लॉगिन फॉर्म होता है फेसबुक पे, जब आप लॉगिन करते हैं तो आप अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड उसको देते हैं, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आप उसको कैसे दे सकते हैं, अब ये भी, इसका भी एक पूरा टैग है। और ये समझ लेंगे HTML का आखिरी मेजर टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद HTML आपकी वाइंड अप है। तो ये टैग जो है, जैसे टेबल हर किसी का, इसको हम क्या कहते थे, कंटेनर टैग कहते थे। कि इसका कोई काम नहीं होता था। अगर आप, कंटेनर टैग क्या होता था कि अगर आप पीछे जाएं, इसको मैं ओपन करता हूं, नहीं अब मैं इसको, सही है। तो अगर हम यहाँ पे टेबल लिखें और मैं अपनी इस फाइल को चलाऊं, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सही है। ये हमें पता है, हमें उसकी वजह भी पता है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया टेबल का, लेकिन फिर भी हमें कुछ दिखा नहीं। उसकी वजह क्या थी कि मैंने आपको बताया था कि HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जो जस्ट कंटेनर टैग्स हैं। कंटेनर टैग क्या होता है, वो एक सिंपल खाली डब्बा होता है जिसके अंदर आप दूसरे उसके टैग्स डाल देते हैं। ये बेसिकली ग्रुपिंग है, क्योंकि HTML में बहुत ज़्यादा टैग्स आते हैं, तो उसमें ग्रुपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा टैग्स बनाए गए हैं। जैसे एक आपको मैंने डिव और स्पैन भी पढ़ाया था। जब आप CSS करेंगे तो डिव और स्पैन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा पहला टैग है, वैसे इसको आप मिटा लें, वो कौन सा है, फॉर्म। अब फॉर्म का जो टैग है ये भी कंटेनर टैग है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आई, बिल्कुल ऐसा ही होना था, क्योंकि फॉर्म भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। ये जस्ट आप उसको बता रहे हो ब्राउज़र को कि अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, फॉर्म बनाने लगा हूँ। तो आप फॉर्म का जितने भी टैग्स हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। याद रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको बाहर भी बना सकते हो। इसके अंदर जो अभी टैग्स आएंगे वो आप बाहर भी लिखोगे, वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। लेकिन ये एक तरह का एक ग्रुपिंग है। आप नॉर्मली काम इस तरीके से ही करते हो कि आप एक फॉर्म का टैग बनाते हो, उसके बाद आप फॉर्म्स वगैरह लिखते हो। तो सबसे पहला टैग जो आपके पास है वो है कौन सा, इनपुट। अगर मैंने ये इनपुट का टैग बनाया, अब एक और इसमें खासियत है कि ये इनपुट कौन सा टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको याद होगा कि वो टैग्स होते हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये ख़त्म हुआ, ये बॉडी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। और क्लोजिंग टैग की हमें पहचान पता है। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है, उसके नाम के आगे / लगा हुआ होता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में ये चीज़ें कहानी नहीं होती। मतलब इनपुट अगर लिखा है तो इनपुट के साथ आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। वो ये VS कोड ने सारी कहानी कर दी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इनपुट के साथ आप कौन सा क्लोजिंग टैग लिखने लग रहे हो। तो ये ऐसे नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो ये चीज़ नहीं आएगी, पहली बात। अच्छा, दूसरे कोई मुझे एग्जांपल दें सेल्फ क्लोजिंग टैग। इमेज, BR और HR, हॉरिजॉन्टल रूल। HR, BR और इमेज, इससे पहले आपने ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स पढ़े हैं, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होती। अब इनपुट मैंने लिखा, अब वापस जाते हैं तो ये एक डब्बा बन के आ गया, सही है।
तो अगर आप इस डब्बे को क्लिक करेंगे और इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं। ये सिंपल इसका काम है। किस टैग का? इनपुट के टैग का। अब ये इनपुट का जो टैग है ये क्या चीज है? इसको क्या कहते हैं हम? एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या होता है? मैंने टाइप लिखा और आगे क्या लिखूं? इक्वल्स टू और सही है, कोटेशन मार्क्स। तो इनपुट हमने उसको बताया कि हम कौन सा टैग लिखने जा रहे हैं, इनपुट का टैग लिखने जा रहे हैं, बहुत आसान है। उसके बाद हम आप उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं। तो मैंने एट्रीब्यूट अभी से क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अभी तक हम टैग्स पढ़ रहे हैं मैं उसके ज़्यादा एट्रीब्यूट लिखता नहीं हूँ, क्योंकि आपको टैग्स पढ़ाना इस वक्त मकसद है, एट्रीब्यूट बाद में आएंगे जब आपकी CSS चल रही होगी, ठीक है। लेकिन इनपुट एक ऐसा टैग है जो अपने इस एट्रीब्यूट के बगैर अधूरा है, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो उससे वजह क्या है कि भाई इनपुट बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं, एक नहीं होता। अब आप एक इनपुट बॉक्स होता है, उसके अंदर आप अपनी ईमेल देते हैं, उसके बाद आप एक में पासवर्ड लिखते हैं। तो कभी आपने नोट किया है कि जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल आपको नज़र आती है, लेकिन जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड आपको नज़र नहीं आता, वो डॉट 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 बन के आ जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट में है तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप बनाएंगे वो वेबसाइट ही है। तो सबसे पहला जो इनपुट है, अब आप ये बहुत ज़्यादा है तो ये आप कम से कम अपने पास लिख लें। तो इनपुट टाइप सबसे पहला कौन सा है? टेक्स्ट। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या करता है? इनपुट टाइप टेक्स्ट सिंपल, जैसे कि उसके नाम से पता लग रहा है कि आपको कोई भी टेक्स्ट लेना है। अब टेक्स्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? ये है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट। अब ये इतने मोटे लफ्ज़ है, अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ABCD भी उसमें से ले सकते हैं, आप नंबर्स भी ले सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ABC 1 2 3 और एम्परसेंड और ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसको हम स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जिसमें ये सब हो सकता है कि वो आपका जो यूज़र है वो ये सब टाइप करेगा, तो आप कौन सा इनपुट टाइप देंगे उसको? टेक्स्ट। सही है। अब जैसे कि नॉर्मली इनपुट टाइप टेक्स्ट जो इस्तेमाल होता है वो एक तो आपके फर्स्ट नेम के लिए होता है, लास्ट नेम के लिए होता है, आपके एड्रेस के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको हम रहने देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। ये नेम आ गया साइड में क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है। ये बात तो बहुत आसान है, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये स्पेस दूँ तो आएगा? नहीं। ये बात समझ आ रही है? मैंने यहाँ पे स्पेस दिया लेकिन यहाँ पे स्पेस को नहीं दे रहा, स्पेस रीड नहीं करता। HTML जो है वो कभी भी स्पेस रीड नहीं करेगा। इवन पैराग्राफ के अंदर जब आप P का टैग लगा के कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एक स्पेस रीड करता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। HTML ट्रेलिंग स्पेसेस हम इसे कहते हैं, वो ट्रेलिंग स्पेसेस कभी भी कंसिडर करता ही नहीं है। इसी वजह से कि मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आप एंटर कितने भी मार दें, न्यू लाइन लिख दें, इसको स्पेसिंग दे दें, वो उसको कंसिडर नहीं करता। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर स्पेस आपको देना है, ठीक है। तो स्पेसिंग नॉर्मली कंट्रोल होती है आपके CSS से, वहाँ पे आप उसको स्पेसेस दे रहे होते हैं, वो आपकी क्योंकि एक स्टाइलिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये आपका पहला हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो सबसे उसके बाद मैं उसको कौन सा बोलता हूँ? ईमेल।
अब ईमेल के लिए मैंने उससे इनपुट टाइप ईमेल बनाया, ठीक है। तो ये दूसरा इनपुट टाइप है ईमेल, इसको जरा देखते हैं। अब देखें ना कि ये कबाड़ा क्या हुआ, ये कबाड़ा क्या हुआ कि मैंने यहां पर तो इतना अच्छा सा खूबसूरत सा अलग अलग करके लिखा है, यहां पर उसने क्या कर दिया, इसको मैं छोटा करूं तो आपको बात समझ आएगी। बेसिकली हुआ क्या है, उसने नेम और ईमेल एक ही लाइन में लिखा है। तो ये कौन सा टैग है, बेसिकली इनलाइन टैग है। आपको ये बात पढ़ाई गई थी कि दो तरह के टैग्स होते हैं, एक इनलाइन टैग होता है, दूसरा ब्लॉक टैग होता है। इनलाइन टैग की खासियत ये है कि जब भी आप उसके साथ कोई भी दूसरा टैग लिखेंगे तो वो उसको एक लाइन में लिखेगा। ब्लॉक टैग सिंपली वो न्यू लाइन बनाता है। अब ये बात आप पूछ सकते हैं कि नहीं, अब ये इस कबाड़ को कैसे हम सही करें, तो उसका एक तरीका हो सकता है, कौन सा, BR। आप उसको इंटेंशनली न्यू लाइन दे दो। अब आप देखेंगे न्यू लाइन के बाद वो बिल्कुल ही एक साथ जुड़ गया है, तो आप एक और न्यू लाइन दे दो, उसमें स्पेस आ जाएगा। अब नॉर्मली ये स्पेसिंग और ये सब काम जो है किसके थ्रू होता है, CSS के थ्रू। यहाँ पर तभी ये BR आपको जब आप CSS पढ़ लेंगे तो अब आप BR नहीं लगाएंगे, फिर आप CSS के थ्रू ये स्पेसिंग जो है इसको आप कंट्रोल कर लेंगे। अभी क्योंकि आपको चलो CSS नहीं आती, तो आप क्योंकि थोड़ा फॉर्म खूबसूरत बनाने के लिए आप इसमें BR का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ BR लगा रहे हैं, HR लगा लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो टेक्स्ट आती है। अब मैंने ये टाइप कौन सी लिखी थी, ईमेल। ईमेल में भी मैं लिखता हूँ तो वही बात हो रही है, कोई फर्क है, कोई भी फर्क है। देखिए यहाँ पे चेंजिंग है, वो अभी आपको दिख नहीं रही है। एक मिनट हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है, एक मिनट, ये बेसिकली लिखा हुआ है प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, सही है। तो ये क्यों हो रहा है, ऊपर वाले में देखें ये चीज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जब आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपकी ईमेल और पासवर्ड आगे चला जाता है, ठीक है, और वो सर्वर पे चला जाता है, आप लॉगिन हो जाते हो। इसी तरीके से मैंने ये एक समझ लें वो बटन बना लिया साइड पे, लेकिन अब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर ये हमें एरर दे रहा है और फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा। क्यों नहीं सबमिट कर रहा, क्योंकि वो हमें एरर दे रहा है कि ये क्या नहीं है, ईमेल नहीं है। तो अब ये इनपुट टाइप ईमेल देने से ये सारी कहानी वो खुद हैंडल कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये चीज मैंने बना ली, खैर ये आखिर में आती है, लेकिन आपने पहले देख ली, तो इसको हम दोबारा से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसको हम BR दे के थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर एक और BR देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, सही है। ये बटन्स तो आपको दिखते हैं, लॉगिन का बटन होता है, साइन अप का बटन होता है, हर जगह पे बटन्स तो आपको दिखते हैं। मज़े की बात है कि HTML में बटन बनाने का तरीका अलग है। बटन ऐसे नहीं बनाया जाता, बटन बनाया ऐसे जाता है। मैं फॉर्म के बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने टैग कौन सा बनाया, बटन का, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी पीछे जाएंगे तो ये देखो क्या बना दिया इसने, छोटा सा बटन बना दिया है, लेकिन ये बटन तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने बटन के बीच में क्या लिखा आना चाहिए वो उसको नहीं बताया, सही है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे बटन बन जाएगा, उस पर क्या लिखा आ जाएगा, रिफ्रेश। वालेकुम सलाम। तो अब ये बटन आ गया रिफ्रेश। बटन नॉर्मली कैसे बनाया जाता है, ऐसे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें आप फंक्शंस डालते हैं। अब ये कुछ भी नहीं कर रहा है,
अगर आप देखें इसको मैं दबा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि इसके साथ कोई फंक्शन ही कनेक्टेड नहीं है। वो फंक्शन कनेक्ट कैसे होता है वो जावास्क्रिप्ट में होगा, तब आप सीखेंगे। लेकिन मेरे समझाने की वजह ये थी कि यहाँ पे आपने बटन नहीं बनाया, सिर्फ टाइप क्या उसको दी है, सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, लेकिन उसने बिल्कुल एक बटन बना दिया है, पीछे नीचे देखें क्लिक मी, बल्कि इसकी आप वैल्यू कर लें सबमिट, अब सबमिट आ रहा है। तो ये जब भी आप फॉर्म एक बनाते हैं, जब आप फॉर्म का टैग बनाएंगे, ये वाला जो टैग है फॉर्म का, इसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट जब भी देंगे तो उसको पता है कि जाहिर सी बात है कि ये पूरा फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो इसको हमें आगे सर्वर पे भेजना है। तो वो कब भेजेगा, जब अब इस बटन को आप क्लिक करोगे। ये सारी फंक्शनैलिटी अब वो खुद हैंडल कर लेगा। अब उसको कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्म भेजना कहाँ है अब ये एक सवाल है, लेकिन फ्रंट एंड से उसको भेजोगे तो आगे से, यहाँ पे तो आपने कुछ भी नहीं बताया कि इसको भेजना किधर है, आपने जस्ट यहाँ पे सबमिट का बटन दे दिया है, उसको बोला है कि यहाँ क्लिक हो तो उसको भेज देना, लेकिन भेजे कहाँ। इसका एक तरीका है कि फॉर्म के साथ एक एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम क्या होता है, एक्शन। एक्शन पे आप उसको सर्वर का लिंक देते हो, आप एक्शन के अंदर जो भी लिंक देंगे वो उसके सर्वर का लिंक होगा। अब उसको पता चल जाएगा कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो तो मुझे फॉर्म का डेटा कहाँ भेजना है, जो भी एक्शन में हो, ठीक है। और एक्शन के साथ एक और आता है, इसको क्या कहते हैं, मेथड। अब ये दो थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, सही है। ये एट्रीब्यूट अभी आप अगर इसको थोड़ा आपको समझ में नहीं आता तो कोई मसला नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, क्योंकि आप अगर फुल स्टैक डेवलपर आप खुद को कहलाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए होता क्या है, एक्शन का तो बहुत आसान है, एक्शन का समझ आ रहा है कि एक्शन क्या करेगा कि जब भी फॉर्म पूरा भर जाए और वो बंदा सबमिट को दबाए तो जितना भी फॉर्म में जो डेटा भरा हुआ है वो चल के जाएगा कहाँ पे, सर्वर पर। अब आप उसको बताओगे कैसे कि सर्वर किधर है, वो यहाँ पे एक्शन पे, सही है। सर्वर का लिंक लिखना होगा इसमें। हाँ, URL देना, तो यहाँ पे सर्वर का लिंक आता है, वो सर्वर के लिंक पे सारा डेटा भेजता है। अब सर्वर के अंदर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि जब भी फॉर्म का डेटा आएगा इस लिंक पर तो मुझे उसके साथ क्या करना है, उसको सेव करा देना है, कुछ भी करना है, वो सर्वर का मसला है, ठीक है। हमारी कहानी थी कि हमने भेज दिया, वो कैसे भेजेंगे, इस एक्शन के एट्रीब्यूट के थ्रू। अब दूसरा है मेथड। मेथड देखिए कम्युनिकेशन का एक तरीका है। ये क्या चीज़ है कि एक सर्वर है, एक आपकी वेबसाइट है, ये दो बड़े हिस्से होते हैं आपकी वेबसाइट के, ठीक है। सर्वर कभी भी आपको दिखता नहीं है, आपको जो चीज़ दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड या वेबसाइट। ज़्यादातर फ्रंट एंड बोले तो ज़्यादा टेक्निकल है कि फ्रंट एंड वो होता है जो आपको दिखे, ठीक है। अब मसला ये है कि सर्वर कहीं दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, आपका फ्रंट एंड कहीं दूसरी जगह पे है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, इनको पता कैसे चले कि फ्रंट एंड को कुछ चाहिए, सर्वर को कोई चीज़ भेजनी है, ये सब जो कनेक्शन है ये कैसे हो। अब जैसे कि आप दो बंदे हैं, आप में से कोई भी दो बंदे हैं, आपको आपस में बात करनी है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, वो अगले बंदे के पास पहुंच जाता है, फिर वो वहां से कोई मैसेज लिखता है, वो आपके पास पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि आप किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से वेबसाइट्स में कुछ मेथड कहलाते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये मेथड एट्रीब्यूट है फॉर्म का, इसका यही मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है कि मैं किस चैनल से बात करूं, कौन सा चैनल इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पे दो बहुत बड़े चैनल है, पहले को हम क्या कहते हैं, गेट। जमात हो रही है तो जमात के बाद मिलता है।
अच्छा, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारी बात हो रही थी वेबसाइट टू वेबसाइट कम्युनिकेशन की, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आप google.com लिखा, तो आपके ब्राउज़र ने गूगल के सर्वर से कम्युनिकेशन किया, ये भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कोई चीज़ लिख के हो उसे हम गेट रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसका मेथड कौन सा है? गेट रिक्वेस्ट, सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीज़ जाएगी वो कहाँ से हो जाएगी? उसकी URL में। कभी देखा है कोई आप वेबसाइट खोलें तो उसके साथ साइड में पता नहीं क्या ऐसे लिखा हुआ होता है, कभी नोट किया है? तो हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ कोड होगा, एंड होगा, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होगा। तो ये जो सारा डेटा है ये कब जाता है? जब आपकी वेबसाइट कौन सा कम्युनिकेशन कर रही हो? गेट रिक्वेस्ट कर रही हो। गेट रिक्वेस्ट में हर चीज़ आपकी URL में अटैच होती है और सर्वर के पास पहुंचती है। सर्वर आपकी URL उठाता है और उसमें से डेटा निकाल लेता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम उसको क्या कहते हैं? गेट रिक्वेस्ट। दूसरी इसका मेथड कौन सा है? वो है पोस्ट। जो फॉर्म्स वगैरह ज़्यादातर होते हैं ना, जैसे ये आपको फॉर्म है, लॉगिन है, साइन अप है, वो ज़्यादातर किसके थ्रू होगा? पोस्ट के थ्रू होगा। पोस्ट की क्या खास बात है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता, वो हिडन डेटा जाता है। वो डेटा छुपा के एक डेटा कंप्रेस करके एक फाइल भेजता है सर्वर पे, ठीक है। अब वो फाइल सिर्फ कौन पढ़ पाता है? सर्वर। तो सर्वर को पता लग जाता है कि आपने जो भी चीज़ें भेजी हैं, ठीक है। ये उन डेटा के लिए होता है जिसको आपको सिक्योर रखना हो, ठीक है। जो आप यहाँ पे ये चीज़ देखते हो, इधर अगर आप गूगल देखो, इसको हटाओ, तो google.com पे एक चीज़ आती है, ये लॉक आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, S फॉर S। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ये पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो वो सिक्योर पाइपलाइन से जाती है इनक्रिप्शन के बाद। इसका मतलब है कि जो डेटा है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर बीच में कोई हैकर वगैरह उसे ब्रेक भी कर दे, उसको पढ़ने की कोशिश भी करे, तो उसको समझना है, ठीक है। ये इसलिए होता है। लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन होती किसके थ्रू है? पोस्ट रिक्वेस्ट। तो बेसिकली गेट और पोस्ट डेटा भेजने के तरीके हैं, ठीक है। सर्वर टू वेबसाइट या वेबसाइट टू सर्वर। सर्वर भी अगर आपकी वेबसाइट के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो उसको भी भेजने के दो तरीके हैं। वो या तो गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका मतलब है कि आपकी URL में कोई चीज़ें लगा के भेजता है। ये तभी होता है जब आप फेसबुक चला रहे हो, कोई चीज़ चला रहे हो, तो आपकी URL में खुद ब खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके सर्वर ने कोई डेटा भेजा हुआ है आपके गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, इस वजह से ही वो आपको दिख रहा है। और जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, जैसे कि आपका लॉगिन फॉर्म, आपका साइन अप फॉर्म, ये चीज़ें आपको नहीं दिखती। ये सब इतनी सारा जो डेटा आ रहा है और जा रहा है, ये किसके थ्रू जाता है? नॉर्मली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। और पोस्ट रिक्वेस्ट HTTPS में सिक्योर होके जाती है ताकि ये हैक ना हो सके। वैसे बोलते हैं कि हैक ना हो सके, लेकिन जो हैक करना होता है वो कर जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो उसको ये लोग डिक्रिप्ट कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। तो उसके बाद आपकी पूरी एक साइंस है जिसे आप साइबर सिक्योरिटी कहते हो, उसमें ये आपको पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो डेटा आ रहा है और जा रहा है इसको किस तरीके से हम लोग सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म्स का एक हिस्सा है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया इनपुट। सबसे पहले हमें इसको हम थोड़ा आसान करते हैं क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसको सादा रखते हैं, फॉर्म, ठीक है। तो जब आप फॉर्म बनाएंगे, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्शन मेथड आप ना लिखें फिलहाल, आप सिर्फ फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। खुद को कंफ्यूज ना करें। फॉर्म बनाएं, उसके अंदर आप इनपुट की वैल्यूज लगा दें, ठीक है। इसको जरा मिटाते हैं। आपने लिख तो लिया है ना?
अब इसमें एक इशू है। इशू क्या है? अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख रहा हूं और यहां पे मैं नेम लिख रहा हूं, ठीक है, इस बटन को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म आ गया। अब देखिए इशू क्या है, अगर आप ज़्यादातर वेबसाइट्स पे खोलेंगे जब आप वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो आप एक चीज़ नोट करते हैं कि जब आप नेम पे क्लिक करते हैं तो ये भी ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। अभी देखिए ये काम नहीं हो रहा, मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रही, ये मसला है। क्योंकि वेबसाइट में जब आप देखते हैं तो ईमेल, पासवर्ड, किसी पे भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वाला उसका जो डब्बा होता है उस पर आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, अभी नहीं हो रहा। तो ये कैसे होता है? तो इसका एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लेबल। ठीक है, अब लेबल जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। लेबल यहाँ पे ओपन भी हो रहा है और लेबल यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। ये इसका स्टार्ट और वो उसका एंड है। लेकिन लेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो कौन सा है? फॉर। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं इसको नेम मिटाता हूँ। अब जो भी आप लेबल आपको लिखना है जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो आप कहाँ लिखेंगे? इसके बीच में लिखेंगे आप, ठीक है। देखें बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अब इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि ये लेबल और इनपुट दोनों इनलाइन एलिमेंट है। आप लोग या तो ऑफिस के अंदर चले जाएं या आप बाहर आ जाएं, शोर हो रहा है, ठीक है। तो लेबल और इनपुट का आपको पता लग रहा है कि कौन से टैग्स हैं? इनलाइन टैग्स हैं, ठीक है। अब इनलाइन टैग्स का यहां तक काम हो गया। अभी भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो वो काम अभी तक नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि आप उसको बताओगे तो कि भाई ये लेबल जो आपने बनाया है ये है किसका, ये आपने किसके लिए बनाया है, ठीक है। आपको उसको ये बताना पड़ेगा। तो आपने बनाया है इस वाले इनपुट के लिए। अब मुझे इसको बताने की, मैं इसको बताऊंगा कैसे। इसको सबसे पहले मैं क्या दूंगा? इसको मैंने एक आईडी दे दी। इसका आईडी का नाम क्या रखा है मैंने? नेम इनपुट। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे आईडी आपने पढ़ी है? पहले आईडी नहीं पढ़ी आपने? जिस तरीके से आप एट्रीब्यूट लिखते हैं वैसे भी आईडी क्या है? एट्रीब्यूट है। लेकिन इस आईडी एट्रीब्यूट का ये मकसद होता है कि अगर आपको किसी एक एलिमेंट को पकड़ना हो कहीं पे भी, आपको पूरे कोड में पता करना हो कि ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, या इसके साथ कुछ करना है आपने, तो वो आप किसके थ्रू करते हो? आईडी। ये बिल्कुल जैसे कि आपका एनआईसी नंबर है, ठीक है। आप सबके पास, अभी जो 18 साल से छोटे हैं उनका नहीं होगा, जो बड़े हैं उनको पास एनआईसी होगा। लेकिन एनआईसी नंबर हर फर्द का अलहदा होता है, यूनिक होता है, सबका एक अलहदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास एक एनआईसी है तो वो मेरे सगे भाई का एनआईसी सब एक जैसा होगा, नहीं। उसका एनआईसी और मेरा एनआईसी भी अलहदा होगा। इसी तरीके से हर टैग को आप ये एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? आईडी। फिर बाद में जब आप इस पर CSS लगानी हो, आपको इस पे ऊपर कोई काम करना हो, तो आप उसको सिंपल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी आईडी। जिस तरीके से आपका एनआईसी नंबर इस्तेमाल हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करने में, आपको पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस इनपुट पे हमने क्या दिया? आईडी। और ये आईडी मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये हर टैग पे लग सकती है। आपने इमेज का टैग बनाया था, आप उस पर भी आईडी लगा सकते हो, ठीक है। आपने ए का टैग बनाया था, आप उस पर भी आईडी लगा सकते हो। अभी तक आपका आईडी का इस्तेमाल नहीं आया, उसकी वजह यह है कि आपने CSS नहीं पढ़ी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और ये जो फॉर है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। हमेशा यही रहेगा नेम इनपुट? क्या? जो नहीं, ये तो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से इसको। आपका नाम क्या है? एक मिनट, पहले देख लें कि मैंने इसकी इनपुट की आईडी किसको दे दी? फॉर पे। तो अब मैं जब इस नेम को क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जा रहा है।
सही है, ये पहले नहीं हो रहा था, ये बात याद है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या किया कि इसको ये आईडी पास कर दी, किसकी, इनपुट की। आप बेसिकली HTML को बता रहे हो कि भाई ये जो नेम लेबल है ये किसके लिए है, इसके लिए है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्लिक हो जाता है। सर अगर डायरेक्ट इस पे क्लिक करें, हाँ, तो फिर तो होगा ही होगा, फिर तो लाजमी होगा। हाँ, आपका सवाल था जो वो लिख रहा है, आपका सवाल था ये आईडी जो है ये कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आप ही का नाम लिख देता हूँ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मसला ये है कि ये आईडी यहाँ पे आनी चाहिए, तभी तो उसको पता लगेगा कि ये मुझे किस पे लगाना है। अब मसला ये देखेंगे, अभी दोनों की आईडी डिफरेंट है। इसकी ये 4 किस पे लगा हुआ है, नेम इनपुट पे, और यहाँ पे आईडी किसकी है, मोहम्मद। तो आप जब पीछे जाएंगे इसको क्लिक करेंगे तो अब ये काम नहीं करेगा। तो आपको करना ये होगा कि आपने ये आईडी को कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गई। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चल रहा है। कुछ भी आप कर सकते हैं, आईडी आप अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन आईडी रखने का एक थोड़ा ढंग है, तरीका है। वो ये तरीका होता है कि आप छोटी सी एक ऐसा लफ्ज़ लिख देते हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये है क्या। वरना आईडी तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये आईडी तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इनपुट 1। अब दूसरा इनपुट होगा आप उसको दे दें इनपुट 2, तीसरा इनपुट होगा आप उसको दे दें इनपुट 3। लेकिन इससे ना एक मसला बनेगा। मसला क्या बनेगा, अगर फर्ज करेंगे आपकी वेबसाइट में 15 इनपुट है, अब इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 थे। अब आप खुद भूल जाएंगे कि कौन से वाले इनपुट का क्या नाम था, ईमेल वाले इनपुट का कौन सी आईडी थी, इनपुट 2 था, 4 था, 5 था। तो आप करते क्या है, हमेशा इसको ना आईडी देने का तरीका ये होता है कि आप उसका ये यूज है वो साथ लिखते हैं और साथ में ये भी बता देंगे ये क्या चीज़ है। अब जैसे मैंने इसका नाम क्या दिया था, नेम इनपुट। तो अब आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये इनपुट है किसका, नाम का, ठीक है। आईडी नॉर्मली इस तरीके से आप दी जाती है। ऐसा भी ना हो कि पूरी लाइन लिख दें कि दिस आईडी इज फॉर इनपुट एलिमेंट, इतनी बड़ी आईडी बन रही। नहीं, मजे की बात है आप ये कर सकते हैं, HTML उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या बिल्कुल मैक्सिमम 3 लफ्ज़ का कोई आईडी दिया करें। स्पेस उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, स्पेस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा था कि आपने लिखा नेम, ठीक है, ऐसा नहीं हो। आप इसमें स्पेस नहीं दें। अगर आपको फिर भी दिल कर रहा है तो आप अंडरस्कोर दे दें। ये एक तरीके हैं कुछ देने के। आप जब भी कोई प्रोफेशनल का किसी कोड देखेंगे, जो किसी का सवाल है सर वो आपने इनपुट से पहले नाम लिखा ना सर, कहाँ पे? सर जो लेबल का टेक्स्ट समझा रहे थे, हाँ इधर आपने इनपुट से पहले नाम लिखा था। हाँ। अगर सब लेबल से नाम मिटाए और यहाँ पे लिखे, फिर अगर नेम पे क्लिक करे तो फिर होगा, फिर आईडी की जरूरत नहीं होगी ना, कीबोर्ड लेकिन ही होगा उसके लिए तो आप ये कर रहे हैं। अब मसला देखें ये है कि ये लेबल क्या है, खाली है। अब आप भले यहाँ पे आईडी सेम लगाएं, कुछ करें, लेकिन लेबल कुछ है ही नहीं, वो खाली एलिमेंट है। उसको उस लेबल का इस नेम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेबल का उससे ताल्लुक होगा जो उसके बीच में लिखा जाएगा। उसी तरीके से हेडिंग का ऐसे ही। आपका सवाल बेसिकली अगर आपको मैं आसान करूँ ना, आप पूछ ये रहे हैं कि मैं H1 बनाऊँ, यहाँ पे हेलो लिखूँ तो मुझे H1 दिखेगा, हेडिंग हेलो। आप कह रहे हैं कि अगर ये हेलो निकाल के यहाँ पे हेलो लिखूँ तो क्या ये हेडिंग है? नहीं, ये हेडिंग नहीं है। असल में सर मेरा सवाल ये है कि सर ये नेम पे अभी अगर क्लिक करें तो होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पे वही देखो ना, यहाँ पे बोल्ड हुआ हेलो, हेलो बोल्ड हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसको टैग से ही बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से अगर आप ईमेल को, नेम को आप उसको लेबल से बाहर निकालोगे तो उस पर क्लिक करने से कोई असर नहीं होगा, काम नहीं करेगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये नेम है ना, इधर है, तो अभी काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो लेबल, चलें इसका ये थोड़ा ये हटा हुआ है, इसका लगा देते हैं। सही है, वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि
वो अपनी तरफ से उसने लेबल लगाया हुआ है, HTML ने अपनी तरफ से लेबल लगाया हुआ है, लेकिन लेबल के बीच में कुछ भी नहीं है। सर अगर यहाँ लेबल में कुछ और हम लिख दें वहाँ तो नहीं आएगा कुछ भी ना आएगा नेम तो अलग लिख दो, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिख दो। यहाँ पे तो हाँ वो दो अलग अलग चीज़ें आएंगी, वो साथ साथ आ हेलो पे जाएंगे। लिखेंगे तो हेलो पे क्लिक करेंगे तो लगेगा, लेकिन नेम पे नहीं लगेगा। सही है, वैसे ये अच्छी बात है, आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करें, आप देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है, आपका वो इससे पता लगेगा कि कौन सी गलती करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। खैर ये इसको नेम वापस करते हैं। अच्छा, ये जो आईडी देने का तरीका, HTML में जब भी कोई आप आईडी देते हैं तो मैंने बताया कि उसको थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है। दूसरा क्या सर, ये नेम की जगह लेबल में कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर का लिंक दे दिए। आप ट्राई कीजिएगा। नहीं, अच्छी बात है, आप अच्छा सोच रहे हैं। आप ऐसे कीजिएगा कि आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन इनका सवाल बड़ा वैलिड है, बहुत वैलिड है। तो इसका बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपका सवाल अच्छा है। इसमें क्यों अच्छा है? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक आइकन बना हुआ होता है, नेम का आइकन, पिक्चर आपकी लगती अच्छी लगेगी। अगर आप वो बनाएंगे, उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो भी काम करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ए के टैग के अंदर अगर आप इमेज रखेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट खुलेगी। सही है, तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। सर ये स्पेस और ये अंडरस्कोर का सर थोड़ा लॉजिक बताएं, ये स्पेस हम क्यों नहीं देते अंडरस्कोर? यार ये प्रोग्रामिंग में जब ये कोटेशन मार्क्स आ जाता है ना, कोटेशन मार्क्स, जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो, HTML हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, उनमें कोटेशन मार्क्स का मतलब होता है स्ट्रिंग उसको हम कहते हैं। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है, इंटीजर। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक डेटा टाइप्स होती हैं कि डेटा को किस तरीके से सेव करना है, तो उनको उन्होंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में बांटा हुआ है। एक नंबर है, इनमें इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्लोट आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि जो कोटेशन मार्क्स के बीच में लिखा हुआ है। स्ट्रिंग की खास बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको पढ़ती नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि इसके बीच में आपने जो लिखा हुआ है वो आपका मसला, वो उसको पढ़ती नहीं है, वो चुपचाप जाके उसको सिर्फ सेव करा देती है या आपको शो करा देती है जो भी आपने उसको करने को कहा है, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स में यही चक्कर है कि इसके बीच में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें स्पेस इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर आपको जब आप इसमें पढ़ेंगे कि आईडी के बाद आएगी आपकी क्लास। अब क्लास में ये मसला होगा कि जब आप उसके बीच में स्पेस देंगे ना तो वो एक क्लास नहीं होगी, वो दो क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको आपको बताऊंगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक और एट्रीब्यूट है क्लास। अब यहाँ पे नेम इनपुट, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो इसका मतलब है कि एक तो नेम क्लास इस पे लगी हुई है और दूसरी क्लास कौन सी लगी हुई है? इनपुट। तो ये एक क्लास कंसिडर नहीं करेगा, दो क्लासेस कंसिडर करेगा क्योंकि आपने बीच में क्या दिया हुआ है? स्पेस। इस वजह से हाँ अलग कर दिया आपने। इस वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा, और जब भी आप कोई फाइल बनाएं, जैसे आप HTML की भी कोई फाइल बना रहे हैं, CSS की कोई फाइल बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बना रहे हैं, तो उस फाइल का नेम भी है, उसमें भी आप स्पेस ना दें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ, उसके स्पेसेस ना दें, वरना आप खुद मसले मसाइल में फंसोगे। क्योंकि वो क्या कर देता है, वो उनको दो अलग अलग वर्ड समझ लेता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली मसला है। उसके ये तरीके, उन्होंने खुद तरीके भी दिए हैं। अब उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसे नहीं करो, तो उन्होंने तरीके भी दिए हुए हैं कि क्या करो। एक कन्वेंशन है, इसको कन्वेंशन बेसिकली कहते हैं, तरीका लिखने का तरीका। एक कन्वेंशन है कि आपको ये ज़्यादा दिखेगा। कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर होगा, आप उसके कोड की आईडी पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, तो आपको उसमें स्पेस की जगह क्या दिखेगा? अंडरस्कोर, पहला मसला। दूसरा, वो क्या करता है, इसको कैपिटल कर देगा। इसका एक बेसिकली नाम है, इसको हम कैमल केस कहते हैं, ठीक है। कैमल केस एक बहुत पॉपुलर कन्वेंशन है कोई भी लफ्ज लिखने का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें आप क्लासेस दे रहे हो, आईडीज दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो ना, तो आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से। ना सिर्फ आप लोग प्रोग्रामर,
जो गूगल में बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो फेसबुक में बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो भी इसको फॉलो करते हैं। जब भी आप उनकी आईडीज, क्लासेस के नाम देखोगे, वो कैसे लिखे हुए होंगे? ऐसे कि पहला लफ्ज शॉर्ट, फिर दूसरे लफ्ज का पहला जो ये लेटर है ये कैपिटल। तो अब देखो, आपको देखते ही पता लग गया कि ये दो लफ्ज है, नेम, इनपुट। इसको हम क्या कहते हैं? कैमल केस। कैमल केस, कैमल कैसे से नाम ऐसे पढ़ा के वो पहले सीधा सीधा आता है, बीच में वो कैमल का ऐसे वो बाहर आता है। अब उसके बाद एक और आता है, इसको हम कहते हैं ये कि हर जो लफ्ज बदलेगा उसका पहला लेटर क्या होगा? बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कैपिटल। तो इसको हम कहते हैं पास्कल केस। ठीक है, ये दो अलग अलग कन्वेंशंस हैं जो ये बेसिकली क्लीन कोड का पार्ट है। ये आप तब ख्याल रखते हो जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हो, जब आप किसी बड़ी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लिख रहे होते हो, तब आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो सीधी सीधी बात है, आपका कोड काम करे भले, लेकिन वो शराफत से जो आपका सीनियर होगा वो आपको एक बहुत उम्दा लफ्ज़ का इस्तेमाल करके बोलेगा ये आपका जो कोड है वो इंतहाई कचरा कोड है। तो कचरा कोड का ये मतलब नहीं होता कि आपका कोड चल नहीं रहा, वो चलता है, लेकिन कुछ क्लीन कोड की कन्वेंशंस हैं वो फॉलो नहीं हुई। इसमें एक ये है कि आपने पास्कल केस इस्तेमाल नहीं किया, आपने लिख दिया ऐसे, तो जो सीनियर होगा ना आपका वो बोलेगा यार अनाड़ी हो गया। ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोफेशनल, इवन फ्रीलांसिंग में ये होता है कि वो जब भी आप उसको कोड दिखाओ ना, अभी जब तक आपने ये पूरी काम नहीं किया हुआ, ये सारी वर्ड्स को चेक वैक नहीं किया हुआ, उसकी कन्वेंशन चेक नहीं किया हुआ, आप उसको बोलो अभी तक टेस्ट है। क्लाइंट को जब आप कोड दिखाओ तो बोलो अभी टेस्ट कोड है, अभी तक ये फाइनल प्रोडक्शन कोड नहीं है। फाइनल कोड को हम प्रोडक्शन कोड कहते हैं। तो उससे ये होता है कि फिर वो ये बातें नहीं देखेगा, ठीक है, वो देखेगा हाँ काम हो रहा है। जब वो बोले हाँ काम बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ सही हो रहा है, फिर आप उसको बोलो कि अब मैं इसको फाइनल कोड में बदलूंगा, फिर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। फाइनल कोड में बदलने का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसेस सही कर दी, आपने इसको ये अपनी लाइनों पे लेकर आ गए, आपने क्लासेस के नाम देखे कि भाई आपने कन्वेंशन सही लिखी है या नहीं लिखी। ऐसा तो नहीं है कि इनपुट 1, इनपुट 23, इनपुट 42, इनपुट 68, इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना वो आप इसको थोड़ा देख के उसको ख्याल रख के कमेंट्स देखें। आप कमेंट्स देते हो ऊपर ऊपर के भाई ये मैंने क्या किया है, ये कौन सा सेक्शन है, ये फला सेक्शन है, आप थोड़ी ब्रेक देते जाओ। ये सारी चीज़ें इसको आप 1-1.5 घंटा लगाते हो, लेकिन ये 1-1.5 घंटा आपको $20-25 की टिप भी दे सकता है। जब वो कोड पढ़ेगा वो देखेगा कि वो बेहतरीन है, बंदा बहुत सही है, तो वो आपके पास वापस उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही इसको कचरा करके दे दिया तो वो फिर एक दफ़ा चलो आपको पैसे दे देगा। अगर वो कोई अमेरिका, कनाडा इस तरह का होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, वो तो पैसे काट देगा, वो बोलेगा कि भाई उनको बहाने चाहिए होते हैं पैसे काटने के। तो तरीका यही है कि भाई पाकिस्तानियों के लिए कभी काम ना करो शुरू में, वरना तुम प्रोग्रामिंग ही छोड़ दोगे, बोलोगे यार ये तो हमारे साथ गलत करता है। तुम किसी अमेरिकी, कैनेडियन इनके लिए काम करो तो तुम बोलोगे कि मुझे और सीखना है। हाँ, इंग्लिश तो चले, इंग्लिश आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी ना ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना सबटाइटल वाले, वो आप थोड़ा देखें और उसको रोक के आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था, जब मैं इंटरमीडिएट वगैरह में था, तो मेरा तरीका ये होता था कि मैं एक वीडियो चलाता था, एक उस डायलॉग सुना, उसके बाद फिर मैं रोका, फिर मैं सोचता था कि क्या मुझे बात समझ आई कि उसने क्या कहा। समझ आई तो बेहतरीन, नहीं तो उसको रिवर्स करो और वो डायलॉग नीचे जो सबटाइटल में लिखा हुआ आता है ना, आप उसको पढ़ो। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है यहूदियों की, लेकिन अब है, आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। और सबसे आसान तरीका ये है कि देखें, एक है ग्रामर। हमारे यहाँ लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो डोमिनोज पता नहीं कहाँ वो इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और वो जी कहते हैं कि ग्रामर पक्की हो, सबसे पहले लेके बैठ जाते हैं जी टेंसेस पक्के होने चाहिए। अरे भाई, अमरीकियों खुद को टेंसेस का पता नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनको खुद को नहीं पता होता कि पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, जैसे हमें उर्दू का उर्दू का नहीं पता। हाँ, लेकिन आप बोल पाते हो, लिख पाते हो,
बाकी सही कह रहे हैं, वो मुतज़ाद पता नहीं क्या क्या होता था ग्रामर में, खुद भूल गया। तो ये चीज़ें ग्रामर की ना वो आखिरी चीज़ है। आप पहले कम्युनिकेशन करना तो सीखो। तो सबसे आसान तरीका है कि कोई उसका ट्यूटोरियल चला दो, जैसे HTML का ट्यूटोरियल है, आप वो चला दो, देखो कि उसने क्या कहा। अगर आपको बात समझ आई तो बेहतरीन, नहीं आई पीछे जाओ, उसका सबटाइटल पढ़ो। यूट्यूब में CC का बटन आता है, उसको दबा दो, सबटाइटल आ जाता है। तो इंग्लिश लिखी भी है, उसको पढ़ो। अगर वो उसको आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रही, उसको वहीं से कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में उर्दू में कन्वर्ट कर लो और देखो उससे क्या कहा। इससे आप फ्लुएंट हो जाओगे। तो सही बात है कि ये बहुत सही बात है कि आप वो जब वो जिसको लगता है ना कि उसको आपसे बात करने में मुश्किल हो रही है, तो वो आपको नहीं देगा काम। वो बोलेगा यार ये मेरी बात ही नहीं समझ रहा, मैं इसको काम कैसे दूँ। वो कैसे आपको बता पाएगा कि उसको क्या चाहिए या उसको कौन सा मसला है। तो आप इंग्लिश पे थोड़ा काम करें, आपके पास अभी बहुत टाइम है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये घर जाके किसी अंग्रेज की वीडियो देख लें। सही बात है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी थोड़ी बेहतर होने लग जाएगी। और ट्यूटोरियल में आपको बता रहा हूँ अंग्रेज़ों के बड़े अच्छे होते हैं। अंग्रेज़ एक बार 10 मिनट में समझा देगा। अगर आप वही पाकिस्तानी या किसी इंडियन की वीडियो देखेंगे वो 1.5 घंटे की वीडियो है। सही है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एक मॉश बंदा है, ईरानी है वैसे तो, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। और उसकी इंग्लिश जो है ना वो, क्योंकि वो नेटिव नहीं है, अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं है, तो उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत हल्का है और आसान है। आप पहले उसको देखें, मॉश, और वो HTML CSS सब भी पढ़ाता है। तो उसका बहुत धीमा और हल्का और आसान अल्फाज बोलता है, बहुत आसान अल्फाज बोलता है। आप मॉश को देखें, उसकी वो हल्की हल्की इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, और आपको आप एक दफ़ा सुन के समझना सीख जाएंगे तो फिर आप बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये इंग्लिश पे थोड़ा काम करें। अभी जो आई थिंक वो ICE का भी आप लोगों को बोला है ना, तो वो ICE का भी यही होता है कि वो लोग इंग्लिश का टेस्ट बड़ा अच्छा खासा लेते हैं। इंग्लिश का टेस्ट उनका ग्रामर होता है उसके अंदर, उसके बाद उन्होंने एक लिसनिंग का टेस्ट होता है। लिसनिंग के टेस्ट में आपको एक ऑडियो सुना देते हैं, बोलते हैं कि जवाब दो। तो इंग्लिश का थोड़ा आप इसको देखें और ये प्रैक्टिस से होगा। और ग्रामर की तरफ डायरेक्टली शुरू में ना जाए, सही है, उस पर आपका टाइम बहुत लग जाएगा और आप बोर हो जाओगे। असल मसला यही होता है हमारे साथ कि हम बोर जल्दी हो जाते हैं, फिर हम काम को छोड़ देते हैं। हालांकि उसी काम को सीखने के 100 तरीके होते थे। तो इंग्लिश सबसे पहले बोलना सीख लें, टेंसेस आपको फिर खुद ब खुद आ जाएंगे। मुझे भी कोई अभी तक याद नहीं है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये क्या था। शायद आप लोग इसमें मुझसे बेहतर होंगे, लेकिन मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बता दूंगा कि इसका ये जवाब होगा, क्योंकि मैंने इतना सुन के, इतना पढ़ के, इंग्लिश करके ना मुझे वो आदत हो गई है। मैं सेंटेंस पढ़ के समझ जाता हूँ कि ये सही है या गलत। अब मुझे नहीं पता होता कि इसका ये टेक्निकल लॉजिक क्या है, ग्रामर क्या है इसकी, लेकिन बस मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि हाँ ये वाला इसका सही जवाब। ठीक है। तो इसकी आप खुद की प्रैक्टिस करें। और अभी वापस आते हैं हम लोग। तो हम थे इनपुट। आज हमने बेसिकली इनपुट की 2 टाइप्स पढ़ी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट ईमेल। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लेबल। तो अब क्विकली हम एक और पढ़ते हैं, फिर आपको छुट्टी देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। आज की क्लास में बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसकी वीडियो को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा घर पे जाके, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे कि हमने क्या किया है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक और नया इनपुट बनाया, उसको मैंने टाइप क्या दी, पासवर्ड। ठीक है। अब मैंने लेकिन उसके ऊपर ठीक पहले क्या बना दिया, लेबल, क्योंकि ये वाला लेबल तो इसका है। तो अब मुझे एक पासवर्ड का भी लेबल चाहिए, तो वो मैंने इसके ऊपर एक और टैग दे दिया। अभी तक सब कुछ खाली है, पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या। एक तो ये कचरा बहुत होता है। ठीक है। अब ये वाला डब्बा बना है, ये बना है किसकी वजह से, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब जब यहाँ पे इसको आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड लिखेगा, पासवर्ड लिखने की वजह से सिर्फ। वहाँ पे आता था शो पासवर्ड का एक टिक आता था। बिल्कुल आता है। हाँ, वो कैसे आता है, अब देखें, मैं पीछे कोड पे नहीं जा रहा। ये आपका नीचे आओ, ये है ना, अब ज़रा देखना क्या होता है। पासवर्ड नज़र आ गया। ये कैसे हुआ, मैंने सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे इनपुट टाइप पासवर्ड को इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया।
जो आपके पास एक बटन बना हुआ होता है ना साइड में, जिसको आप क्लिक करते हो तो वो शो पासवर्ड हो जाता है। कभी कभी वो आई का आइकन बना हुआ होता है, कभी कभी वो लिखा हुआ होता है शो पासवर्ड। हाँ, तो कैसे होता है, वो सिंपल एक बटन होता है जिसके पीछे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा हुआ होता है। वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ भी नहीं करता, वो बस आता है, इसका जो टाइप है वो पासवर्ड से हटा के किस पे कर देता है, टेक्स्ट कर देता है। टेक्स्ट कर दिया, वो आपको पासवर्ड दिख गया। कभी भी पासवर्ड भूल जाओ ना तो ये सेव पासवर्ड हुए होते हैं। फेसबुक पे, कहीं भी क्रोम पे आप सेव पासवर्ड कर लेते हो तो आपको पासवर्ड, अब आपको पता लग रहा होता है कि कोई ना कोई इसने पासवर्ड सेव किया हुआ है, लेकिन आपको वो पासवर्ड याद नहीं होता कि यार ये, तो कभी कभी देखना होगा आपने क्या पासवर्ड रखा था, तो आप इसको इंस्पेक्ट करके ये कर सकते हो। ये इंस्पेक्ट करके और यहाँ से जो पासवर्ड लिखा हुआ हो उसको टेक्स्ट कर दो, तो आपको वो सेव हुआ हुआ पासवर्ड दिख जाएगा। किसी और के साथ मत कर लेना, अपना ही देखना। सिर्फ पता लगा कि मुझ पे फतवे लग रहे हो कि भाई तो किसी और का नहीं, अपना ही पासवर्ड देखिए, प्राइवेसी का ख्याल रखें। सर वो लगेगा कैसे आइकन जो लगता है आंख वाला जो शो पासवर्ड, शो पासवर्ड के लिए वो होता है, वो जावास्क्रिप्ट के लिए मेन फंक्शन है उसका। बेसिकली होता ये है कि वो सिंपली IMG के थ्रू तस्वीर लगी हुई होती है, एक आइकन होता है। वो आइकन क्या होता है, एक तस्वीर होती है, तो IMG के थ्रू छोटी सी तस्वीर यहाँ पे CSS के थ्रू उसको साइज को छोटा मोटा करके इसके बराबर में आप लगा देते हो, और उसके ऊपर आप एक इवेंट लिसनर हम इसे कहते हैं, वो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो पता लगेगा। उस इवेंट लिसनर में क्या होता है, हम उनको बोलते हैं कि भाई इसको जो भी क्लिक करे, ठीक है, इसको जो भी क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन चला दो। जब वो फंक्शन चलता है तो HTML जाती है किसमें, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ होता है कि इसकी टाइप क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं। इसकी टाइप क्या है, अगर पासवर्ड है तो टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट है तो पासवर्ड कर दो। तो इसको आप जब दबाते रहते हो तो वो टेक्स्ट पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड करता रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन एक मज़े की चीज़ है। तो ये आपका पासवर्ड हो गया। अब इसका हम लेबल सेट करते हैं। लेबल में हम लिखते हैं इनपुट पासवर्ड, और इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो लेकिन अभी लेबल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया, तो मैं यहाँ पे लेबल में लिख दूंगा पासवर्ड, तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्लिक हो जाएगा। तो आपने बेसिक फॉर्म पढ़ाना सीख लिया। कल हम क्विकली 15 मिनट में, देखिए मेन चीज़ यही थी कि लेबल आपको सीखना, इनपुट को लगाना सीखना, इनपुट की टाइप लगाना और इनपुट की ID लगाना, मेन चीज़ें ये हैं। इसके बाद अब कल मैं आपको दूसरी कुछ और टाइप्स पढ़ाऊँगा। एक रेडियो रहती है, एक चेकबॉक्स रहती है, हाँ तो मैं दोबारा से देख चेक कर लूँगा कौन कौन सी है। तो ये कुछ और टाइप्स हैं, डेट है, इनपुट टाइप डेट है। तो ये वाली जो टाइप्स हैं ये हम देख लेंगे, और उसके बाद हम उसको बस देखेंगे। वो आपको अब तरीका पता लग गया, बिल्कुल यही सेम चीज़ है, बस उसको समझ लेंगे, टाइप बदल देनी है। सही है, असल मकसद यही है जितना अभी तक आपने पढ़ा है। आप इसको दोबारा घर पे जाके थोड़ा चेक करें, खुद अपने इनपुट टाइप बनाएं और उसको चेक करें कैसे बन रहा है। एक दफ़ा आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तो बाकी तो सिर्फ टाइप बदलनी है। अब आपको दिखा कि भाई यहाँ पर ये पासवर्ड बना हुआ है, ये टाइप पासवर्ड है, इसको बदल के मैं कर दूँ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट बन जाएगा। इसको मैं बदल के कर दूँ नंबर तो ये क्या बन जाएगा, नंबर। ठीक है, तो ये नंबर डेटा के लिए है। अब इसको अगर मैं कर दूँ डेट तो ये डेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सी डेट है। यहाँ पे मैं कर दूँ रेडियो तो ये रेडियो बन जाएगा। सही है, सिर्फ टाइप बदलनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो इसीलिए आज की क्लास में ज़्यादा टाइम लगाया है जो 2-3 टैग्स पे, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाए। स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, उसके बाद सारा कहानी आसान है। ठीक है, जो असाइनमेंट जिन्होंने नहीं किया है वो कल ज़रूर करके आइएगा। कोशिश कीजिएगा कि वो ड्राइव पे अपलोड करके लाएं ताकि आपको यहाँ पे खोलने में आसानी हो। ठीक है, और फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।